स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल द ओशन ऑफ कैप्चरिंग में। सबसे पहले मैंने इस चैनल में एक लाइब्रेरी साइंस का लाइब्रेरी ऑटोमेशन का वीडियो डाला था और ये चैनल बनाया भी मैंने यही था। उसमें मैंने यही बोला था कि जो मैं पढ़ूंगी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट हुआ ये कि उसके बाद उस वीडियो के कोई व्यूज़ नहीं पड़े, तो वो चैनल मतलब नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा था, नहीं चल पा रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो ये नहीं चलेगा, तो मैंने उसमें और भी वीडियोस डालने शुरू कर दिए तरह तरह के। बट फाइनली वो वीडियो मेरा व्यूज़ में आया और उसके बाद मेरे पास कमेंट आए कि मैम आप वैसे वीडियोस और डालिए, ये सब ना डाल के आप अपने कंटेंट से रिलेटेड वीडियो डालिए। तो आज मैंने फिर से वही करने का शुरुआत की है। तो देखते हैं, आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात करी थी लाइब्रेरी ऑटोमेशन पे। आज हम बात करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन। आज हम इस पर बात करेंगे। ऑटोमेशन के बारे में हमने बात कर ली थी कि वो होता क्या है। अब ऑटोमेशन हम कैसे करेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आजकल मोस्टली लाइब्रेरीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत जगह पर मिलेंगे, जिसमें से सबसे पॉपुलर जो है वो कोहा है। चलिए, हम टॉपिक मैंने आपको बता दिया, अब हम इस टॉपिक पे आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं कंटेंट की। किस किस कंटेंट पे आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्योंकि ये भी ऑटोमेशन का ही पार्ट होता है। ऑटोमेशन में का मैंने एक वीडियो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मैंने अपने इस चैनल पर डाला है। अगर आपको डीप में लाइब्रेरी ऑटोमेशन समझना है तो वो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें मैं बताऊंगी, पर बहुत शॉर्ट में मैं इसमें बताऊंगी आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैंने पहले आपको ऑटोमेशन समझाया, जिससे हम सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे, क्योंकि ये अब शुरुआत है कि ऑटोमेशन, मैंने आपको वहाँ सिंपल लैंग्वेज में बता दिया था। अब शुरुआत है कि कैसे हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, कैसा सॉफ्टवेयर चूज करेंगे और कैसा होना चाहिए, उसके की पॉइंट्स क्या होने चाहिए, ये सब मैं आपको इस यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो हम व्हाट इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्टली मैं इसमें समझाऊंगी। सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। हाउ टू चूज गुड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, कैसे हम एक अच्छा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर चुने वो मैं आपको बताऊंगी। की फीचर्स ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, क्या उसके की पॉइंट्स आने होने चाहिए, क्या उसके पॉइंट्स होने चाहिए कि वो हमारी लाइब्रेरी में पूरी तरह से काम कर सके। तो वो मैं यहाँ आपको बताऊंगी। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन कौन से तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के लिए कौन कौन से होते हैं वो बताऊंगी। मेरिट्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्या क्या उस सॉफ्टवेयर में गुण होने चाहिए वो मैं यहाँ आपको बताऊंगी। डीमेरिट्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उसकी क्या क्या हानियां हो सकती हैं उस सॉफ्टवेयर को लेने से, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्या डिफरेंस है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस पीपीटी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि जितना मैंने समझा मैं उतना आप लोगों को भी बताऊं और आपको समझ में आए जो मैं समझाने की कोशिश करूं, और लास्ट में कंक्लूजन कि इस पीपीटी में क्या हमने पढ़ा उसका हम छोटा सा एक कंक्लूजन पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे अपने टॉपिक पर। व्हाट इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ऑटोमेशन होता क्या है। when we use machine for collection, processing, storage and retrieval of information and do can other work of library with the help of machinery, that called library automation। दोस्तों, शायद मैं ये इंग्लिश जो लिखा है ये ना पढ़ूं, इसको आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता क्या है। जब आप किसी काम को मशीन के द्वारा
करने की कोशिश करते हैं। किसी काम को आप मैन्युअली ना करके आप हाथों से, जाहिर सी बात है मशीन को भी आप हाथों से चलाएंगे, बट आप वही काम हाथों से रजिस्टर में करेंगे, उसको लिखने में टाइम लगेगा, और अगर वो आप स्टोरेज करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, मैनुअल काम क्या होगा, वो रजिस्टर के एक चट्टे लग जाते हैं और फिर लास्टली वो यूज करते करते इतने फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हम मशीनरी के द्वारा जब काम करते हैं तो वो बहुत कम जगह में, बहुत कम स्पेस में आपके सिस्टम में सिक्योर हो जाता है ना। तो वही चीज अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको आपसे लेने आता है तो आप वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास सेव है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है, आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली अपने यूजर को प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके कहते ही आप उसको सर्च कर सकते हैं अपने सिस्टम पे और आप उसको तुरंत वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी काम को मशीनरी के द्वारा करते हैं तो उसको ऑटोमेशन कहते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी में एक्विजिशन होता है, कैटलॉगिंग होता है, सर्कुलेशन होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। ये सब काम हम मैनुअली ना करके जब हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, उसको लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से काम करेगा, उसका क्या काम है लाइब्रेरी में, क्या मैं उसके बारे में इस पीपीटी में आपको उसके बारे में बताना चाहूंगी। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो क्या मैनेज करेगा, कैसे उसका वर्क फ्लो होगा, कैसे हम उसको यूज करेंगे, कैसे हम उसकी प्राइवेसी करेंगे। दोस्तों, लाइब्रेरी ऑटोमेशन हम इतना सब जान चुके हैं कि किसी भी काम को मशीन से करना वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो गया। ठीक है, अभी हम अब उस ऑटोमेशन में हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, जो सॉफ्टवेयर हमारी काम को मैनेज करेगा, हमारा जो वर्क फ्लो है उसको तेज कर देगा और काम को सिंपल कर देगा, उसको बहुत अट्रैक्टिव कर देगा और उसको सिंपल तरीके से हम उस काम को कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। ये अगर कोई यूजर हमसे कोई बुक पूछता है तो हम उसको इजीली उसमें सर्च करके बता पाएंगे कि ये बुक हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। सॉफ्टवेयर के जरिए दोस्तों हम कई सारी चीजें ये कर सकते हैं कि उसमें हम की पॉइंट्स डाल देते हैं, किसी बुक में क्या क्या कंटेंट है हम उस बुक के कंटेंट डाल देते हैं। तो जिससे अगर हमारे पास कोई यूजर ये भी पूछने आता है कि मुझे इस कंटेंट पे बुक चाहिए, मुझे ये कंटेंट चाहिए, किस बुक में मिलेगा, आप हमें ये बताइए, तो हम उस सॉफ्टवेयर में सर्च करके उसको ये बता सकते हैं ये कंटेंट आपको इस बुक में मिलेगा। तो क्या होगा, उस सॉफ्टवेयर के डलने से हमारा जो काम है वो बहुत इजी हो गया। दोस्तों, लाइब्रेरी ऑटोमेशन में सॉफ्टवेयर का जैसे ही नाम आता है तो जो छोटी लाइब्रेरी के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों हम पैसा खर्च करें, और ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है। जब छोटी लाइब्रेरी है तो हमें क्या जरूरत है, हमें हम तो मैन्युअली कर सकते हैं काम, बट लेकिन छोटी लाइब्रेरीज के लिए भी बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो और अपने यूज में ले सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी लाइब्रेरी में ही सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, छोटी से बड़ी दोनों लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, और आप उससे अपनी सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने सारे काम इजी कर सकते हो, आप अपने यूजर को सेटिस्फाई कर सकते हो। व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है? शायद ज्यादातर लोग जानते हो और कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और नहीं जानते हैं तो दोस्तों मैं बताती हूँ उस सिंपल सी लैंग्वेज में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड हमें पब्लिकली दिखता है, हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम किसी को भी दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर
दोस्तों, आप उनको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके आप उसको यूज कर सकते हो और उसको आगे भी किसी को दे सकते हो। उसके लिए जिसने भी वो सॉफ्टवेयर बनाया है और यदि वो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उसको डेवलप करने वाला कभी भी रॉयल्टी के लिए या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप पर क्लेम नहीं कर सकता है कि आपने उसको क्यों छेड़ा या आपने उसमें कोई चेंज क्यों किया। तो जो सॉफ्टवेयर का पास कोड सोर्स कोड ओपनली पब्लिकली होता है उस सॉफ्टवेयर को ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे उबुंटू है, लाइनेक्स है, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर मैं लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर की बात करूं तो लाइब्रेरी में कोहा सॉफ्टवेयर है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक बेनिफिट ये भी होता है कि इसको लोग जिसको जैसे जरूरत पड़ी उसने उसको वैसे अपडेट किया तो ये मॉडिफाई भी होते हैं, टाइम टू टाइम ये मॉडिफाई होते रहते हैं। और अच्छा, इनका जो प्रोग्रेस होती है, इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्रोग्रेस अच्छी होती है। जिसको जैसे जरूरत है वो अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई करता है और इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर का आपके पास पास कोड, आपको सोर्स कोड आपके पास है, अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उस पास कोड को कॉपी कर सकते हो, कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हो, तो वो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोस्तों क्या बताया मैंने कि उसका आपके पास सोर्स कोड होगा, आपके पास उस आप उसको कॉपी कर सकते हो, आप उसका मॉडिफाई कर सकते हो। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दोस्तों, इसके लिए आपको इसके डेवलपर से खरीदना पड़ता है, आपको इसको पे करना पड़ता है और इसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपको कोई चेंज कराना होता है तो आप अपने डेवलपर को, इसके डेवलपर को बोलेंगे, वो उसमें चेंज करेगा, देन वो आपके यहाँ पर आपके सिस्टम में उसको अपडेट करेगा। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में डिफरेंस आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, लाइब्रेरी के लिए जैसे कोहा है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको ओपनली डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसके सोर्स कोड में अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये चेंज कौन कर पाएगा? ये चेंज वही कर पाएगा ना जिसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होगी, जिसको सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता होगा। तो इसके लिए जिन लोगों को सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज यूज करनी आती है तो वो इसमें इजीली चेंज कर सकते हैं। तो कोहा है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन बिब्लियो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एवरग्रीन, न्यू जनलिब और ओपल और पीएमबी और भी बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। मैं यहाँ सिर्फ 6 सॉफ्टवेयर को बताया मैंने आपको। और ऐसे ही प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, वो उसमें लिप्सिस है, रिसोर्स मेटा है, ये आप सब देख ही रहे हैं। ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर हैं ये सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को आपको खरीदना पड़ेगा और देन आप इनको यूज कर पाएंगे। बिना खरीदे आप इनको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका डेवलपर आप पर क्लेम कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप पर कोई क्लेम करने वाला नहीं है, जैसे मन चाहे आप इसको वैसे तोड़ो मोड़ो, वैसे जैसे मन चाहे वैसे यूज करो। तो अगर छोटी लाइब्रेरी है तो वो लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपनी लाइब्रेरी को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटेड लाइब्रेरी बना सकते हैं और एक अच्छी लाइब्रेरी बना सकते हैं, अपने यूजर्स को अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। कैसे हम अपनी लाइब्रेरी के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करें, उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें देखना चाहिए कि वो जो सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। उसकी सेफ्टी है कि नहीं है, पता लगा आपने वो यूज किया, सेफ्टी उसमें कुछ थी नहीं, पर आपने जो चीजें उसमें चेंज की उसको हर कोई देख रहा है, हर क्योंकि यूजर्स की जो डिटेल है वो केवल आपको दिखनी चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना
कि उसको पब्लिकली आपने खोल दिया, तो उसमें वो सब फीचर्स होने चाहिए, वो सब सिक्योरिटी होनी चाहिए। नहीं तो किसी भी यूजर का एड्रेस है, आप उसमें उसका मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे, वो सब पब्लिकली नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो सेफ है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है, सिक्योर नहीं है, ये पॉइंट सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर चूज करते समय। इजी टू यूज, वो सॉफ्टवेयर यूज करने में इजी होना चाहिए। यदि वो इजी नहीं होगा तो आपका स्टाफ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पुराना स्टाफ है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पुराना स्टाफ है वो मैन्युअली इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि वो सॉफ्टवेयर पे काम करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं तो ऐसे बहुत जल्दी कर ले रहा हूँ, तो मैं इस नई चीज को क्यों सीखूं। तो इसलिए उसमें आप जो भी चीजें की पॉइंट बनाएं, जो भी आप डालें, वो इतना इजी होना चाहिए कि वो 1 या 2 क्लिक पे वो चीजें इजीली आपके प्रोवाइडर को मिल जानी चाहिए, जिससे वो अपने यूजर्स को अच्छी सर्विसेज दे सकें, वो यूज करने में इजी होना चाहिए। पैक्ड विथ फंक्शनी फीचर्स एंड मॉड्यूल्स, उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उसमें जो मॉड्यूल्स आप बना रहे हैं, वो अगर अब वो आप इजी नहीं बनाएंगे तो आपकी लाइब्रेरी में जो वर्कर्स हैं ना तो वो ठीक से काम कर पाएंगे, और जब वो ठीक से नहीं काम कर पाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन अपने यूजर को भी ठीक से नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इन पॉइंट्स को सॉफ्टवेयर चूज करते हुए ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर अपनी लाइब्रेरी के लिए चूज कर पाएंगे। की फीचर्स ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, क्या क्या उस सॉफ्टवेयर के फीचर्स होने चाहिए, की पॉइंट्स होने चाहिए, आप उसमें क्या क्या की पॉइंट बनाएंगे, देन आप उसके अंदर जाके काम कर सकें। तो एक्विजिशन होना चाहिए, कैटलॉगिंग होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं तो अपना डेटा कलेक्ट करेंगे ना, तभी तो आप आगे उस पर काम कर पाएंगे। बारकोडिंग होनी चाहिए, बुक्स के ऊपर एक बारकोड लगेगा, जो बारकोडिंग आपको किस में आपको फायदा करेगी, आपके सर्कुलेशन वर्क में आपको फायदा देगी। क्योंकि जब तक आप बारकोड नहीं बुक पर लगाएंगे तो आप उसको कैसे स्कैन करेंगे, और आप स्कैन नहीं करेंगे तो आप उसको कैसे उसे सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिनके पास कभी कभी स्कैनर काम नहीं करता तो क्या वो सॉफ्टवेयर के थ्रू बुक यूज नहीं कर पाएगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइप करना पड़ेगा वो नंबर, जो भी आपके बुक का एक्सेशन नंबर होगा, जो भी आपका बारकोड होगा, वो उसको टाइप करना पड़ेगा। बहुत बार होता है स्कैनर नहीं काम करता है, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं कि आप उसको टाइप करते हैं। जैसे मॉल्स में सब लोग अपने उस पे क्या एमआरपी के क्या करते हैं, वो लोग बारकोड लगा के रखते हैं ना, उसको फटाफट फटाफट स्कैन करते जाते हैं और फटाफट बिलिंग करते हैं। तो वही हमें भी एक बारकोड का उसमें की पॉइंट देना पड़ेगा, जिससे हम भी उसको सर्कुलेशन में इशू रिटर्न करते वक्त फटाफट स्कैन करें और अपने यूजर्स को जल्दी फ्री कर दें, उसका टाइम वेस्ट ना हो। सर्च फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर में सर्चिंग पॉइंट जो है वो पब्लिकली भी होना चाहिए, जिससे कोई यूजर अपनी बुक को अपने आप भी सर्च कर सके और वो आप भी उसको सर्च कर सकें। ऑनलाइन एक्सेस होना चाहिए, वही जो सर्च फैसिलिटी में मैंने आपको बताया। ऑनलाइन एक्सेस में क्या होता है दोस्तों, अगर आप उसका ओपेक बना देंगे, आप उसको ऑनलाइन एक्सेस पे डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, उस यूजर को उठकर नहीं आना पड़ेगा लाइब्रेरी तक भी, वो देखेगा क्या ये बुक लाइब्रेरी में है, तभी वो आएगा, अदरवाइज वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ऑनलाइन एक्सेस में ये भी होता है दोस्तों कि लोग रिजर्व कर देते हैं अपनी बुक को, तो जब वो एक रिजर्व लगा देता है बुक पे, तो जिससे वो बुक लाइब्रेरी में आए तो वो उसके लिए उसको मिल जाए, उसके लिए प्रोवाइड हो सके बुक। इन्वेंट्री होनी चाहिए, पैटर्न सेक्शन बनना चाहिए, सब्सक्रिप्शंस का होना चाहिए। सब्सक्रिप्शंस सबसे ज्यादा यूज किस पे होता है, आपके जर्नल सेक्शन पे। जर्नल्स जो है होते हैं दोस्तों, वो या तो बाय बाय मैनुअल आते हैं या ईयरली आते हैं, है ना, तो या फिर 3 मंथ्स में एक बार आते हैं, ऐसे ही आते हैं ना। तो उसका सब्सक्रिप्शन, किस जर्नल का सब्सक्रिप्शन कब रिन्यूअल हो रहा है,
तो वो पॉइंट आपको इसमें सॉफ्टवेयर में देना चाहिए। आपका रिपोर्ट्स का पॉइंट आपके इसमें होना चाहिए, जिससे आप अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सके। आपने ईयरली कितनी बुक, नई बुक उसमें आपने अपडेट करी, वो आप एक क्लिक करो और आप आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाए। आपने पूरे साल में कितनी बुक ऐड करी, वो रिपोर्ट जनरेट हो जाए। जैसे आप चाहो वो रिपोर्ट वैसे उसमें जनरेट हो सके। आप चाहो बारकोड वाइज आपकी बुक रिपोर्ट जनरेट हो जाए, तो वो बारकोड वाइज मतलब रिपोर्ट सेक्शन होना चाहिए, जिससे आप इजीली अपना ईयरली प्रोग्रेस निकाल सके, ईयरली अपडेट निकाल सके। तो इन की फीचर्स पर ध्यान रखते हुए आपको अपने सॉफ्टवेयर को बनवाना चाहिए, या आप जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो भी आप देख रहे हैं उसमें आपके ये की फीचर्स होने चाहिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने चाहिए थे दोस्तों, मैंने आपको पीछे बता ही दिया था। यहाँ मैंने उनकी डिटेल आपको निकाल के दी है, जो बहुत बेसिक डिटेल है कि वो कब बना सॉफ्टवेयर, कहाँ जनरेट हुआ, कहाँ पर क्या उसकी राइटिंग थी, किस लैंग्वेज में वो लिखा गया है, क्या उस पर उसका लाइसेंसिंग है, ये क्या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सब मैंने इसमें यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है इन सॉफ्टवेयर की। अगर यदि कोई इनमें से कोई सॉफ्टवेयर लेना चाहता है, तो वो इस पीपीटी में से अपनी इन की पॉइंट्स को देख के वो देख सकता है कि उसको ये सॉफ्टवेयर किस टाइप का है, कब जनरेट हुआ है, और कब ये रिलीज हुआ है, इसका कौन सा वर्जन चल रहा है। ये सब चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं, जिसमें मैंने कोहा, एवरग्रीन, ओपन बिब्लियो, बीएमबी और न्यूजेनलिब के बारे में डिटेल मैंने यहाँ पर बताई है। तो आप ये देख लीजिएगा, और इसमें मैंने आपको बता ही दिया, मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया है, कौन सी लैंग्वेज में वो लिखा है, उसका लाइसेंस क्या है, उसका टाइप क्या है, और कौन सी वर्जन उसका रिलीज है, वो मैंने यहाँ पर इसमें बताया है। मेरिट्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्या क्या सॉफ्टवेयर में के गुण हैं, क्या क्या उसके लाभ हैं। तो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों, ये हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इनकी क्वालिटी इसलिए हाई होती है क्योंकि ये टाइम टू टाइम डेवलप होते रहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। इनको अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं होती, जिसको जैसी ज़रूरत होती है वो अपने अकॉर्डिंग उसको अब अपडेट करता रहता है। तो ये टाइमली अपडेट होते रहते हैं, और आपके पास इनका अपडेटेड वर्जन आता रहता है, वो टाइमली अपडेट होते रहते हैं। तो इनकी जो क्वालिटी है इसलिए हाई रहती है। रिलायबिलिटी, इनमें रिलायबिलिटी भी होती है दोस्तों, क्योंकि ये इनका सब कुछ पब्लिक है, और जब कोई अपडेट करता है तो उस सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग और अच्छा ही बनाने की कोशिश करता है, तो रिलायबिलिटी अच्छी होती है। लोअर सॉफ्टवेयर कॉस्ट दोस्तों, मैंने आपको बोला था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, हाँ इनकी कोई कॉस्ट नहीं होती, हाँ इनकी कोई कॉस्ट नहीं होती, बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लोअर कॉस्ट वहां बात आती है जब आप इस सॉफ्टवेयर किसी को एएमसी के थ्रू खरीदते हैं। तो वो क्या करता है, वो आप से आपका डेटा को सेव रखने के लिए एक अपने पास क्लाउड बेस या सर्वर बना लेता है, जिसमें आपका पूरा डेटा सेव रहता है। तो उसके लिए हम उसको कुछ पे करते हैं साल का। जैसे कि हम अपने घर में आरओ लगाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, आरओ की एएमसी ले लेते हैं। एएमसी लेते हैं तो उसमें हम साल का उनको 2 या 2,500 रुपए या कुछ पे करना होता है, जिसमें वो पूरे साल हमें कोई भी दिक्कत होती है तो वो तुरंत के तुरंत टाइमली उसको ठीक करने आते हैं। क्योंकि दोस्तों हर किसी लाइब्रेरी में हर किसी को सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है ऐसा तो नहीं हो सकता, और वो प्रॉब्लम सॉर्ट करना कर सके ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इनका जो मेंटेनेंस है, इनका जो कॉस्ट है वो बहुत कम होता है। यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज उनको एएमसी के थ्रू भी ले लेती हैं, जिससे उनके डेटा में या उनको अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो वो उसको टाइम टू टाइम ठीक करा सके। ट्रांसपेरेंसी इसलिए होती है क्योंकि जाहिर सी बात है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है,
कोई भी इसको अपडेट करता है तो कुछ भी इसमें छिपा हुआ नहीं होता है। बेटर सिक्योरिटी, टाइम टू टाइम अपडेट होने की वजह से इसमें जो सिक्योरिटी है वो बेटर रहती है, अच्छी रहती है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर चूज करने के ये फायदे भी हैं, और अगर किसी चीज को चूज करने के फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत होते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी क्या क्या हानियां हो सकती हैं। बात करते हैं मेरिट्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट इज नॉट ऑलवेज यूजर फ्रेंडली। हमेशा यूजर फ्रेंडली हो ये ऐसा नहीं होता है। और हर किसी को, मैंने आपको पहले भी बताया, सोर्स कोड ओपन होता है, पर हर किसी को उसको चेंज करना आए, उसको चेंज करके वो अपने अकॉर्डिंगली उसको बना सके, ऐसा आए, ऐसा नहीं होता है। और हर सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। उसकी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो वही जो मैंने आपको उसकी फायदे में बताया कि लोअर कॉस्ट होती है, तो उसको उस कोस्ट को देकर आपको ये फायदा हो जाता है कि अगर वो सॉफ्टवेयर आपको पसंद आ रहा है पर उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो आप उसमें उस जो आपने एएमसी ली है, जो आपने एक लोअर कॉस्ट, एक छोटा सा अमाउंट आपने साल भर का दिया है, तो उसमें आप उस हानि को, उसकी उस को आप चेंज करा सकते हैं और यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद आ रहा है उसमें हर सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली हो। वो सॉफ्टवेयर आपको पर्सनली सपोर्ट करे, रेयरली ऐसा रेयरली होता है, बट ऐसा हो वो जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर किसी ने डेवलप किया, बट उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे ज्यादा यूज ही ना करें, या फिर सबसे बड़ा नुकसान ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या होता है कि अगर वो यूज में आ रहा है, बट लेकिन अगर उसको किसी ने उसके डेवलपर ने एक बार बना के छोड़ दिया और उसको ओपन कर दिया, अब जिसका जैसे मन चाहे उसको वैसे यूज करो। इन केस अगर वो सॉफ्टवेयर किसी ने अपडेट नहीं किया या कोई किसी ने उस पर काम नहीं किया, तो वो सॉफ्टवेयर जैसा उसके डेवलपर ने बनाकर और पब्लिकली कर दिया वो वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई अपडेट नहीं होगा। ऐसा, तो ये एक नुकसान है। ऐसा होता नहीं है, बट ये एक नुकसान है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लोगे वो तो वो आपके अकॉर्डिंगली आप उसको, क्योंकि पे कर रहे हैं, आप जैसे मन चाहेंगे आप उसको वैसे अपडेट करा सकते हैं, जब मन चाहे तब आप उसको अपडेट करा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक कंपनी काम कर रही है। पर इस सॉफ्टवेयर को तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाला है, उसने सोचा मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ और उसको ओपनली कर देता हूँ, जिसको जैसे मन चाहे वैसे यूज करे। पर ठीक है, हो सकता है, जरूरी नहीं है ना कि उसका वो सॉफ्टवेयर सब उस पे काम करे और सब उसको अपडेट करे। तो ये एक इसका नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक एक पॉइंट है दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूजुअली नेवर फ्री। यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, फ्रीली सॉफ्टवेयर होता है, और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, उनका पास कोड आपके पास, उनका सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल होता है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्रीली सॉफ्टवेयर दोस्तों वो होते हैं जिनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, पर आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। वो सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, वो फ्रीली एंड्रॉयड फोन में फ्री सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं डाउनलोड करके, वो फ्री अवेलेबल तो हैं, बट आप उनमें अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते, वो फ्रीली सॉफ्टवेयर होते हैं। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, वो आप खरीदते हो। तो हानियां हैं, बट बहुत कम। तो आप अपनी लाइब्रेरी को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू सजा सकते हैं, अपने यूजर्स को सर्विसेज दे सकते हैं, और अपनी लाइब्रेरी को और
सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, तरह तरह की उसमें सर्विसेज और बढ़ा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि वो मैंने आपको बता ही दिया बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। कोई अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो वो इस पीपीटी में ये पॉइंट्स पढ़ सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड अवेलेबल होता है, इसको आपको परचेज करना पड़ता है। और जो कि आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हो विदाउट सोर्स कोड, वहां पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप जिससे उसकी एएमसी ले रहे हो वो आपको सोर्स कोड के साथ ही आप उसको परचेज करते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपके उसमें सॉफ्टवेयर डाल के चले जाएंगे और एएमसी है वो खुद आएंगे वो ठीक कर, नहीं, आप उसका सोर्स कोड भी ले लेते हो। You can get open source for free to charge। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री होता है, उसके लिए आपको कुछ चार्ज नहीं देना होता है। और प्रोप्राइटरी में क्या होता है, यूजर मस्ट पे टू गेट द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मतलब यूजर को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जहाँ फाइनेंशियली इश्यूज आते हैं जिन लाइब्रेरीज में, जो छोटी लाइब्रेरी हैं, तो वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ना यूज करके वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जो जिसमें कि आप एक छोटे से अमाउंट में अपनी लाइब्रेरी को अच्छा बना सकते हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। यूजर कैन मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, यूजर जो भी उस सॉफ्टवेयर को ले रहा है वो उसको मॉडिफाई कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली, यदि उसे सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो। यूजर कैन नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को यूजर कभी मॉडिफाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका सोर्स कोड उसके पास है ही नहीं। वो उसने सॉफ्टवेयर तो परचेज किया पर विदाउट सोर्स कोड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रीली किसी भी कंप्यूटर में अपने डाउनलोड कर सकता है, कहीं भी डाउनलोड कर सकता है, कहीं भी उसको इंस्टॉल कर सकता है। पर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है, यूजर मस्ट हैव अ लाइसेंस फ्रॉम वेंडर बिफोर इंस्टॉल इनटू कंप्यूटर। उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा वेंडर से, तब वो अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करेगा। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल टू द सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर वो नहीं चला, अगर वो अपडेट नहीं हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या है, फुल सपोर्ट फॉर वेंडर इफ एनी हैपेंड ऑफ द सॉफ्टवेयर, उसको आपको वेंडर का फुल सपोर्ट मिलेगा। फुल सपोर्ट क्योंकि आपने उसके लिए पे किया है, तो वो वेंडर आपको फुल सपोर्ट करेगा एनी टाइम। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो एनी टाइम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देगा। पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको सॉफ्टवेयर के डिफरेंस बताए, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर के की पॉइंट्स बताए। तो अब अगर कोई अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेटेड करना चाहता है, ऑटोमेशन करना चाहता है, तो वो इन पॉइंट्स को सोचे, उसके बाद अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेशन करे। कंक्लूजन की मैंने आपको इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। दोस्तों, सर हर सॉफ्टवेयर की अपनी अलग अलग वैल्यू है, अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, हर सॉफ्टवेयर अपनी जगह अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस, अपना अलग अलग महत्व रखता है। आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यदि आपको मिलता है तो, और वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के जैसा ही है जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको आप पैसों में खरीद रहे हैं, जिसके लिए आपको वेंडर से लाइसेंस लेना पड़ रहा है,
तो आप अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिप्लेस भी कर सकते हो। क्योंकि उसमें आपको उसका सोर्स कोड आपका आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विदाउट लाइसेंसिंग की, फ्री लाइसेंस आपको उसका अवेलेबल होता है। दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बेनिफिट ये भी है कि आप उसको जो हमारी स्मॉल लाइब्रेरीज हैं, बिग लाइब्रेरीज में भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल लाइब्रेरीज वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मैनुअली काम कर रहे हैं और उनको एक तरह से उनके मैनेजमेंट को अगर कोई फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाता है तो वो अपने एम्प्लॉय को कभी मना नहीं करेंगे अपनी लाइब्रेरी को। क्योंकि दोस्तों सॉफ्टवेयर से लाइब्रेरी ऑटोमेशन करने से लाइब्रेरी और अट्रैक्टिव हो जाती है, उसकी सर्विसेज अच्छी हो जाती हैं, वो अपने यूज़र्स को अच्छी सर्विसेज दे सकता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने से क्या होगा कि आप अपनी छोटी लाइब्रेरी में भी, जहाँ बेसिकली वो छोटी है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, कोई बजट नहीं होता लाइब्रेरी का, तो वहाँ पर भी आप अपनी लाइब्रेरी में ऑटोमेशन करके अपनी लाइब्रेरी को अच्छा बना सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपने यूज़र्स को अच्छी बेटर सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं दोस्तों। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और फ्रीली सॉफ्टवेयर, यहाँ हमने दो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी। फ्रीली सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि उन क्या होते हैं फ्रीली सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आपको क्या कितना समझ में आया, ये आप सब लोग वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस पीपीटी को हम यहीं ख़त्म। तो फ्रेंड्स आपसे मुझे एक बात और बोलनी थी कि आपको वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए कोई नया टॉपिक लेकर और उस पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। वो दोस्तों बहुत बार मुझे कमेंट आते हैं, क्योंकि मेरे पहले वीडियो पे उस पर यही कमेंट आए थे, आप कंटेंट पर वीडियो और डालिए मैम, इस तरह के वीडियो और बनाइए। प्लीज़ अगर आप लोगों का कोई अपना टॉपिक है तो आप उस पर मुझे वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मुझे उस टॉपिक पर नॉलेज है और मैं उसके बारे में जानती हूँ तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसके बारे में और अच्छा बता पाऊँ, और जितन मुझे पता है तो वो मैं नॉलेज आपके साथ भी शेयर कर पाऊँ। यदि आपका कोई अपना टॉपिक है और आप उसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे उसके लिए भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू।